वेलकम बच्चा लोग। आज हम लोग करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1, है ना, जिसमें कॉम्परेटिव और कॉमन साइज की बात करी थी। लास्ट वीडियो उसी के ऊपर आपको दी थी। तो आज जो है हम उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तकरीबन 60-62 क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उसके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर मिसिंग था CBSE बोर्ड में, इसलिए इस चैप्टर पे मैं ये सब चीज़ें बना रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन इसका और क्या आपको आना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर का नाम देख ही रहे हैं आप, CUET 2023 के लिए डेडिकेटेड है। IMCQ का मतलब होता है, मतलब I मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर 1 और MCQ मतलब मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट MI, ठीक है, MI MCQ। तो पहला देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस फर्म। इसमें से कौन सी चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड होती है। इसका सबको जवाब आता है, ऑलमोस्ट सारे बच्चों को आता है। वो टिक करेंगे ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये तीनों ही आती हैं। दूसरा सवाल देखेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ फर्म। किसी भी फर्म का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो इसमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ अ फर्म, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, प्रश्न का जो रूप है ना वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। थ्रू कहता, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से आपको मिलता है। तो के द्वारा, थ्रू मतलब के द्वारा, उसकी मदद से। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, फाइनेंशियल हेल्थ, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स सारी मिलती हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आपका मोस्ट जो प्रोबेबल आंसर है वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेसिकली इंटेंडेड टू। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका इंटेंशन क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का उद्देश्य क्या होता है। तो नो द वीकनेसेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्म, टू डिसाइड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन द फर्म, टू फोरकास्ट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द फर्म, सारी चीज़ें होती हैं दोस्त। ठीक है, इंटेंशन यही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिकली। द एनालिसिस ऑफ, पांचवा क्वेश्चन देखो, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो एनालिसिस है वो किन किन चीज़ों में मददगार होती है। तो प्लानिंग फ्यूचर ऑपरेशंस ऑफ द फर्म, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डिसीजंस। बिल्कुल सही बात है, सारे का सारे। तुमको लग रहे होंगे कि यार क्वेश्चन जो है सिमिलर नेचर के हैं। हाँ भैया, सिमिलर नेचर के हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो तुम धोखा मत खा जाना। इसलिए ये क्वेश्चन इस तरीके से प्रेजेंट किए गए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनमें से कौन सा जो है टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। सर सबका पढ़ाया आपने, सब पढ़ाया आपने, सब मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो गया है, नहीं रिपीट नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सही प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए टेक्निक ऑफ, यहाँ पर आपने बोला टेक्निक, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पर ऑप्शंस अलग हैं। समझ रहे हो आप, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस अलग हैं। ठीक, इसमें ऑप्शन क्या सब है, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव। तो 7वें का उत्तर आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्योंकि कैश, ये दो तो थे पीछे, इस पीछे वाले में क्या थे, कॉम्पेरेटिव थे, ट्रेंड थे और रेशियो थे। ठीक, और इसमें क्या है, कॉमन, कैश फ्लो, रेशियो। ठीक है, ये सारे जो एनालिसिस होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, ये टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब ये नेगेटिव में हो गया, ये प्रश्न किस में हो गया, नॉट में हो गया। इनमें से कौन सा नहीं? तो सर ये देख रहे हो ये तीनों तो हाँ में थे, तो ये वाला उत्तर आपका डी होगा। विच ऑफ टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इज यूज्ड एज स्टेटमेंट्स। तो इनमें से कौन सा टेक्निक ऑफ एनालिसिस स्टेटमेंट की तरह यूज किए जाते हैं? 9वें प्रश्न का उत्तर, मोस्ट प्रोबेबल उत्तर, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इज द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्टेटमेंट्स। इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। समझ गए, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी, रेशियो एनालिसिस भी, सारे। विच एनालिसिस डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स। दो अकाउंटिंग फिगर के बीच में एनालिसिस, रिलेशनशिप। विच एनालिसिस डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स। दो अकाउंटिंग फिगर्स का मतलब हो गया दो अकाउंटिंग ईयर, ठीक है ना, दो अकाउंटिंग ईयर नहीं, दो डिफरेंट फिगर्स की बात। इनमें से किस में दो डिफरेंट फिगर्स के बीच में एनालिसिस होता है? दो डिफरेंट फिगर, तो सर ये होता है रेशियो एनालिसिस में, ठीक है। दो डिफरेंट फिगर्स के बीच में आप क्या करते हो, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके और आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डिराइव करते हो। हु आर द प्रोबेबल यूजर्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। इनमें से कौन कौन से लोग कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के यूजर होते हैं? सर 11वां प्रश्न है और ये रहा आपके स्क्रीन पे 11वां प्रश्न, जिसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। शेयर होल्डर्स भी, मैनेजमेंट भी, क्रेडिटर्स भी। अब देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा 12वां प्रश्न, और 12वें प्रश्न की कीमत तो अमिताभ बच्चन ही बताएंगे, हम तो बता नहीं पाएंगे। हु आर द प्रोबेबल यूजर्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। अब देखिए दोनों जो हैं सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इन दोनों के ऑप्शंस अलग हैं। रिसर्चर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। आपको क्या लगता है मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए सर, समझ गए। तो आप जीत गए 1 करोड़ रुपए। नहीं, अभी नहीं जीते हैं, अभी आप 1000-2000 पे टिके हुए हो। द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म फॉर डिफरेंट पीरियड इन अ कंपेरेबल फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, दैट इज नोन। कंपेरेबल फॉर्म में व्हाट, दैट इज नोन। 13 का उत्तर देखिए, मोस्ट प्रोबेबल उत्तर क्या होगा सर? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट बनते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज कौन सा? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। क्या? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंटरनल। सर हॉरिजॉन्टल। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज नोन एज डायनामिक। इनमें से कौन सा एनालिसिस जो होता है वो डायनामिक होता है? डायनामिक मतलब कीप ऑन चेंजिंग। दिस इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस विच इज डायनामिक। The statement which indicate the relationship of different items of a financial statement with a common item by expressing each item as a percentage of that common item are known as common size statement। समझ गए? तो एक कॉमन आइटम होता है, उसके साथ रिलेशन करके परसेंटेज के फॉर्म में दिखाता है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस, कॉम्पैरेटिव हॉरिजॉन्टल और कॉमन साइज वर्टिकल। 17वें का जवाब बी। 18वां ट्रेंड एनालिसिस। सर ट्रेंड एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, ट्रेंड एनालिसिस को दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। सर ट्रेंड एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। समझ गए? याद रखने वाली बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज नोन एज स्टैटिक। इनमें से कौन सी एनालिसिस आपको स्टैटिक लगती है? ये सर वर्टिकल एनालिसिस आपकी जो होती है ये स्टैटिक होती है, स्थिर होती है। द एनालिसिस ऑफ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मनी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन अ फर्म इज नोन एज कैश फ्लो एनालिसिस। ये तो सब जानते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नन ऑफ द अबव। आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बी, एज ऑन अ पर्टिकुलर। प्रश्न देखेंगे, हाँ ठीक है।
21वें प्रश्न का उत्तर आपने सही चुना है सर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें से कौन सा लिमिटेशन है? तो लिमिटेशन को ध्यान से, जिस बच्चे को लिमिटेशंस याद रहेंगे वही बच्चा इसका उत्तर कर पाएगा, क्योंकि कई लिमिटेशंस हैं। यहाँ तो हमने 3 दिए हैं और हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। इट डज नॉट कंसीडर प्राइस लेवल चेंजेस, बिल्कुल सही बात है। इट डज नॉट कंसीडर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द फर्म। इट इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, बिल्कुल सही चीज है। डिपिक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म इज गुड बाय विदहोल्डिंग द एक्चुअल पोजीशन इन नोन एज। 23वां सवाल को दोबारा रिपीट कीजिए, पढ़िए उसको। 23वां सवाल क्या कहता है? ठीक है, 23वें सवाल को आपको रिपीट करना पड़ेगा। डिपिक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म एज गुड बाय विदहोल्डिंग द एक्चुअल पोजीशन इज नोन एज, सर विंडो ड्रेसिंग मैं बोलता हूं। क्यों बोलता हूं विंडो ड्रेसिंग? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल वाले को विदहोल्ड कर दो, रोक लो, और उसको जितना बढ़िया हो सकता है उतना बढ़िया दिखाओ। तो आप क्या कर रहे हो? खूबसूरत दिखाने की कोशिश कर रहे हो इसको। सोचते हैं 24वें प्रश्न पे, कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन। कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस किस चीज में मदद करता है दोस्त? तो ये मदद करता है क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, याद रखने वाली चीज है क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। ठीक, कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस कैन मेक कंपैरिजन बाय वे ऑफ, तो किस तरीके से? एब्सोल्यूट डेटा, परसेंटेज, टर्म्स ऑफ रेशियो, ऑल ऑफ द अबव। 25वें का उत्तर ढूंढो, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये एब्सोल्यूट डेटा के टर्म में भी होता है, फिर उसके बाद उसको परसेंटेज में करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ रेशियोज भी ये हो जाता है। क्योंकि परसेंटेज में हो गया तो ऑलरेडी रेशियो हो गया। कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन, क्या किस चीज़ में मदद करती है सर? 26वें प्रश्न का उत्तर ढूंढो। 26वें प्रश्न का उत्तर, रिवीलिंग द ट्रेंड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ओन फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही बात है। रिवीलिंग द वीकनेसेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ ओन फर्म इन कंपैरिजन ऑफ अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ये भी सही बात है। तीसरा जो उत्तर है, ऑप्शन है, वो है आपका इंटर फर्म इंट्रा फर्म कंपैरिजन, ये दोनों से निकल के आता है, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट चॉइस बच्चा लोग। अगला प्रश्न देखो 27वां, कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन। देखो कि एक ही चीज के ऊपर कितने सारे प्रश्न बन के हमने बना के रखे हुए हैं। कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ ओन फर्म, ये तो ठीक है, ओन फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट क्वार्टर्स ऑफ करंट ईयर ऑफ ओन फर्म, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एवरेज ऑफ इंडस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड इन अ कंपैरेटिव फॉर्म, सही है। यूजुअली डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज आर फॉलोड, भैया ये गलत है, यानी कि ये ऑप्शन आपको चुनना है ना। अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट शोज, क्या दिखाता है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या दिखाता है मित्रों? सब कुछ दिखाता है जी। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ प्रीवियस ईयर एज वेल एज ऑफ करंट ईयर, चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन एब्सोल्यूट एज वेल एज इन रिलेटिव टर्म्स, trends in various performance indicators of the business. So these all are being shown by the comparative balance sheet, right? Moving on to the next question, please. Look at here. While analyzing comparative balance sheet, तो फाइनेंशियल मैनेजर क्या स्टडी करता है? जब कभी वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट को एनालाइज करता है तो फाइनेंशियल मैनेजर किस बात की तरफ अपना तवज्जो देता है? तो इसका उत्तर होना चाहिए, इसमें से तो सारे दिख रहे हैं मेरे को, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान से पढ़िएगा, सारे उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। पेपर क्लियर करना मुश्किल नहीं है, सीयूईटी क्लियर करना, ये भी तुम्हारा एडमिशन होगा। अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी और यूनिवर्सिटी में यार है, लेकिन इंडिया के अच्छे जो भी यूनिवर्सिटी सीयूईटी में जुड़े हुए हैं, किसी न किसी में तो हो ही जाएगा। देखो बहुत बड़ा ऑप्शन है, खेल है बहुत बड़ा, हो सकता है तुमको हॉस्टल लेना पड़े, यहाँ से छोड़ के जाना पड़े, तो कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए और कहाँ चले जाते हैं भाई। चलो, while analyzing a comparative balance sheet, a financial manager cannot depict, पहले वाले में था क्या डिपिक्ट कर सकता है, यहां पूछ रहा है क्या डिपिक्ट नहीं कर सकता। तो मित्रों क्या डिपिक्ट नहीं कर सकता, उस बात पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। चेंज इन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है,
चेंज इन द शेयर होल्डर्स फंड, चेंज इन द नॉन करेंट लायबिलिटी, चेंज इन द करेंट लायबिलिटी, चेंज इन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज द मोस्ट वायबल आंसर. चेंज इन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट कैन नॉट बी डिपिक्टेड while analyzing a comparative balance sheet of financial manager cannot depict. अब देखो इसमें से 4 अलग ऑप्शंस हैं, समझ गए. तो 32वां सवाल भी सेम है, लेकिन ऑप्शंस हमने क्या कर दिए, अलग कर दिए. जब अलग कर दिए तो उत्तर हमारा डी होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग को कर सकता है, ट्रेड पेएबल को कर सकता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कर सकता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो चेंजेस हुए हैं ये फाइनेंशियल मैनेजर नहीं करेगा, ये तो कोई और करेगा जी. वाइल एनालाइजिंग अ कॉम्परेटिव बैलेंस शीट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर कैन नॉट डिपिक्ट. देखो सर फिर से सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपके ऑप्शंस क्या हैं, अलग अलग हैं. तो 33rd का उत्तर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेगा चेंज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, बाकी सारे कर लेगा वो. 34th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. वाइल एनालाइजिंग अ कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर विल स्टडी. किन किन चीज़ों की स्टडी करेगा फाइनेंशियल मैनेजर, इस प्रश्न का उत्तर फटाफट ढूंढिए, आप सबको आता है. प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना. नेक्स्ट, वाइल एनालाइजिंग, देखो ऑप्शंस और हैं, लेकिन ये ऑप्शंस वायबल नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजर की ड्यूटीज ये सब नहीं है. प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. वाइल एनालाइजिंग अ कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर विल जनरेट इंफॉर्मेशन अबाउट. अब जो भी एनालिसिस उसने करी है तो उसके बेसिस पर क्या इंफॉर्मेशन वो जनरेट कर सकता है बच्चों, वो इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है सब कुछ कर सकता है. रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट. ये रेट्स जो हैं ये वो डिटरमिन कर सकता है. 36 क्वेश्चन को देखते हैं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36. While analyzing a comparative income statement of financial manager cannot depict. इनमें से कौन सा डिपिक्ट नहीं करेगा. तो 36 क्वेश्चन को जब आप देखेंगे, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा चेंज इन द एसेट्स पोजीशन ऑफ बिजनेस, चेंज इन द रेवेन्यू, चेंज इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड चेंज इन द इनकम टैक्स पेड. तो चेंज इन द एसेट पोजीशन ऑफ, चेंज इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, ये नहीं कर पाएगा डिपिक्ट. 36 का ऑप्शन हो जाएगा change in the asset position of the business. This is the right answer. While analyzing a comparative income statement, मैं बात में comparative income statement की कर रहा हूँ, बैलेंस शीट की नहीं कर रहा हूँ. A financial manager cannot depict. तो comparative income statement एनालाइज करते हुए इनमें से कौन सी चीज़ को डिपिक्ट नहीं कर सकता फाइनेंशियल मैनेजर, कौन सी चीज़ के बारे में पता नहीं लगा सकता फाइनेंशियल मैनेजर, चेंज इन द शेयर कैपिटल ऑफ द बिजनेस, बाकी सारा पता लगा लेगा. वाइल एनालाइजिंग अ कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, अब याद रखें कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं. अब फाइनेंशियल मैनेजर कैन नॉट डिपिक्ट चेंज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड, चेंज इन द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस. अब देखो सर, इसमें से 38 को जब तुम करोगे ना, तुम इसका उत्तर बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जो आइटम होते हैं उसके बारे में तो पता लगा, जो नहीं होता उसके बारे में पता कैसे लगाएगा भाई. तो वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस नहीं होता, इसमें कैसे पता लगाएगा. तो तुमको जो फॉर्मेट हमने दिया था कि क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में तुमको याद रहना चाहिए. वाइल एनालाइजिंग अ कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, फिर से बात इनकम स्टेटमेंट की हो रही है. फाइनेंशियल मैनेजर कैन नॉट डिपिक्ट, बाकी चीज़ें देखो यहाँ पर कितना है. चेंज इन द ट्रेड पेएबल ऑफ द बिजनेस. अब ट्रेड पेएबल, ट्रेड, ये सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं, ट्रेड पेएबल वगैरह कहाँ पे आती हैं भैया, अरे बैलेंस शीट में आती है, बैलेंस कॉम्परेटिव बैलेंस शीट में होगा वो, तो ये वाला नहीं कर पाएगा वो, बाकी सारी कर लेगा. ठीक है. अ कंपनीज नेट वर्किंग कैपिटल इज -5 lakhs इन द ईयर 2020. कितना लाख है, -5 लाख है. ठीक है बच्चे लोग. 41st क्वेश्चन ध्यान से देखना है. इट बिकेम 10 lakhs इन द ईयर 2021. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज. तो भाई -5 लाख था, अब हो गया 10 लाख, तो 15 लाख हो गया ना. चेंज कितने का हो गया, 15 लाख का हुआ, समझ गए. तो 15 लाख से इसको कंपेयर करेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भैया कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये. ठीक है. तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर आपका होना चाहिए बी, इट शुड बी 150%. ठीक है ना. तो अ कंपनीज करेंट लायबिलिटीज डिक्रीज्ड फ्रॉम 10 लाख टू 5 लाख. कंपनी की करेंट लायबिलिटी 10 लाख से 5 लाख होगी. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज. तो 10 लाख से 5 लाख घट गई ना. ठीक है, तो कर दो 5 लाख का अंतर हुआ, तो 5 लाख बट्टा 10 लाख इंटू 100 कर दो, तो पता चल जाएगा तुमको, है ना, कि कितना हो गया. तो 41 का उत्तर क्या होना चाहिए तुम्हारा. आसान था ना ढूंढना. अ कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर 50 लाख,
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 30 लाख एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 5 लाख, इनकम टैक्स 30%, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सब कुछ कर लो रे यार। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 50 लाख, तो 50 लाख हो गया ना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 30 लाख माइनस कर दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5 लाख माइनस कर दो, तो कितना हो गया 50 माइनस 30 कितना हो गया 20, 20 में से 5 गया कितना बचा 15 बचा। 15 लाख का 30% कर दो टैक्स, तो कितना हो गया 15 लाख माइनस 4.5 लाख, तो कितना बच गया तुम्हारे पास 10.5 लाख। समझ में आ रही है बात। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10.5 लाख, 10 लाख 50 हज़ार। ऐसे करना है, सिंपल कैलकुलेशन है भैया। कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस मेक्स इट ईजियर। क्या कॉमन साइज जो है किसको ईजियर कर देता है? आपका ऑप्शन नंबर होना चाहिए डी। क्यों? क्योंकि फटाफट आप इसको पढ़िए, मेरे को तो पता है। टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ फर्म ओवर टाइम, टू कंपेयर एंड analyze the performance of different firms in the industry, for investors to analyze the performance of business with that of the average of industry. So यहाँ पर which of the following technique of financial statement analysis is useful while comparing the performance of firms which differ substantially in size। तो different firms हैं और एक फर्म दूसरे फर्म से बहुत बड़ा है, सब्सटैंशियली बड़ा है, लेकिन इन दोनों फर्म का अगर कंपैरिजन करना हो तो कौन सी विधि आप जो है ना यहाँ पर अपनाएंगे। 44वां प्रश्न का उत्तर बहुत ही अहम है, बहुत ही आसान भी है। कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे क्योंकि वहाँ से परसेंटेज आपको निकल के आएगा, तो पता चल जाएगा कि भाई मेरा भी 10% ही है, उसका भी 10% ही, साइज बड़ा है तो फिर भी क्या हो, परसेंटेज तो वही रहेंगे ना। कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस कैन बी अप्लाइड टू इनकम, बैलेंस शीट, बोथ ए एंड बी। दोनों में कर सकते हैं ना आप, इनकम और 45th क्वेश्चन को आप देखेंगे बहुत ही ध्यान से, तो बोथ ए एंड बी में करते हैं क्योंकि दोनों आपका तो कॉमन साइज बैलेंस शीट भी होती है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी होता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द कॉमन साइज स्टेटमेंट आर, क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है दोस्त? तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका होता है टू स्टडी द चेंजेस इन वेरियस आइटम्स, टू प्रोवाइड कॉमन बेस कंपैरिजन, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, सारे के सारे। तो योर ऑप्शंस, योर चॉइस शैल बी ऑल ऑफ द अबव। 47th क्वेश्चन को देखें। कॉमन साइज स्टेटमेंट आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय एक्सप्रेसिंग डिफरेंट आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ, सर परसेंटेज के फॉर्म में करते हो कि नहीं करते हो? हाँ जी, परसेंटेज के फॉर्म में करते हो कि नहीं करते हो? परसेंटेज। 48वां सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कॉमन साइज। इसमें कौन सा ट्रू नहीं है? कौन सा ट्रू नहीं है मित्रों, ये देखना है आपको। तो कौन सा ट्रू नहीं है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन रिलेटिव टर्म्स ऑफ सम कॉमन आइटम। ठीक है, हेल्पफुल फॉर इंटर फर्म कंपैरिजन, ये बात भी सही है। सही नहीं है डी वाला। 49th क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कॉमन साइज स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए ट्रू नहीं है? तो फिगर्स आर एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ये नहीं होते ना इसमें तो परसेंटेज होता है। While preparing a common size balance sheet, which of the following items can be used as a common figure? Total of the assets, ठीक है, इनमें से कौन सा? तो टोटल ऑफ द एसेट्स ले लेंगे या टोटल ऑफ द लायबिलिटीज ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें से कौन सा? तो टोटल ऑफ द एसेट्स। While preparing a common size balance sheet, total of which item can be assumed as 100? टोटल एसेट्स को 100 अज्यूम करेंगे। While preparing a common size income statement, which of the following items can be used as a common figure? Cost of revenue from operations। समझ गए। 53 को देखते हैं। While preparing a common size income statement, total of which item can be assumed as 100? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 100 किसको लेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेंगे। While preparing a common size income statement, the following items cannot be expressed as percentage of sales। ध्यान से देखना है, इनमें से कौन से आइटम्स को परसेंटेज ऑफ सेल्स नहीं आप कर सकते, ठीक है। कौन से आइटम को? फिक्स्ड एसेट्स को नहीं कर सकते दोस्त, बाकी तो सब आता है उसी के अंदर। जो नहीं आता आइटम उसको नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है कि भाई इनकम स्टेटमेंट है, इसे फिक्स्ड एसेट्स काहे को आएगा? ये आएगा कंपैरेटिव इनकम बैलेंस शीट में आएगा। While preparing a common size income statement, अब इनकम स्टेटमेंट है, उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, तो फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। अब फिर से देख लीजिए, कौन सा नहीं आएगा? शेयर कैपिटल नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा। ओके। While preparing a common size balance sheet, the following items cannot be expressed as percentage of total assets। टोटल एसेट्स के परसेंटेज में नहीं दिखा सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। 56 का
सी। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि यार ये बाकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिखा सकते। परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स तो होता नहीं ना यार, परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स में प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बैलेंस शीट का आइटम है उसको दिखाएंगे ना। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स बैलेंस शीट का आइटम है ही नहीं, बाकी सारे बैलेंस शीट के आइटम है। तो इस तरीके से आपको डिराइव करना है। कहता है टोटल एसेट्स ऑफ अ फर्म आर 50 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 20 लाख है। कहता है एट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी शोन इन कॉमन साइज बैलेंस ऑफ द फर्म। एट व्हाट परसेंटेज टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी शोन इन कॉमन साइज। ये 100% हो गया सर। क्यों? क्योंकि टोटल एसेट्स 50 लाख है, तो 50 लाख बट्टा 50 लाख इंटू 100 हो जाएगा ना, तो 100%। क्या पूछ रहा है आपको? एट व्हाट परसेंटेज टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी शोन, तो टोटल एसेट्स बट्टा टोटल एसेट्स तो 100%। अब अगला देखिए, कहता है टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म एट व्हाट परसेंटेज फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी शोन। एट व्हाट परसेंटेज फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द फर्म, तो फिर फिक्स एसेट्स ले लेंगे 20 लाख बट्टा 50 लाख इंटू 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 40%। समझ गए? तो ध्यान में रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। एट व्हाट परसेंटेज फिक्स एसेट्स, वहाँ बोला था एट व्हाट परसेंटेज टोटल एसेट्स। जल्दबाजी कतई नहीं करना भाई, शांति से करना। 59 को देखो, कहता है टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 50 लाख, फिक्स एसेट्स 20 लाख है। एट व्हाट परसेंटेज करंट एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी शोन, तो पहले करंट एसेट्स निकाल लो। 50 लाख में से 20 लाख हो गया, क्योंकि ये टोटल एसेट्स है और ये फिक्स एसेट्स है, तो तुम्हारी करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी? 30 लाख हो जाएगी। तो अब रेशियो निकाल लो यार, है ना। तो ये हो गया 30 बट्टा 50 लाख इंटू 100, ये हो गया 60%। ओके, योर चॉइस विल बी डी। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात? चलो 68 देखो, इफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ अ फर्म आर 20 लाख, अगर नेट रेवेन्यू तुम्हारा 20 लाख हो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 12 लाख हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2 लाख हो, एट व्हाट परसेंटेज ऑपरेटिंग इनकम विल बी शोन इन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो पहले तो बेटा ऑपरेटिंग इनकम निकाल लो, समझ गए? पहले तो ऑपरेटिंग इनकम निकाल लो। ऑपरेटिंग इनकम कितनी होगी तुम्हारी? 20 लाख माइनस 12 लाख माइनस 2 लाख, तो 20 माइनस 12 8 माइनस 2 हो गया 6 लाख, ठीक है। अब एट व्हाट परसेंटेज ऑपरेटिंग इनकम विल बी शोन इन कॉमन साइज, तो 6 लाख बट्टा 20 लाख इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया? 30%, ठीक है ना, है ना, 30%। तो 30% सी इज योर चॉइस। यस, लुक एट क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट दे आर सेइंग। अगर नेट रेवेन्यू 50 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5 लाख है, तो ऑपरेटिंग जो इनकम है, परसेंटेज ऑपरेटिंग इनकम कितना आप दिखाएंगे फर्म का? तो भाई पहले ऑपरेटिंग इनकम तुम निकाल लो। ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगा? जो भी तुम्हारी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख की है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है 5 लाख है, तो ये हो गया 15 लाख। अब तुम अगर इसका परसेंटेज निकालते हो तो 15 बट्टा कितना हो जाता है? 50 लाख इंटू 100 हो जाता है, तो ये कट गया, तो ये हो गया 30% विल बी द राइट आंसर। सो बी इज द राइट आंसर। Now look at question number 62, which of the statement is true for trend analysis। 62 में देखेंगे आप ट्रेंड एनालिसिस के लिए कौन सा उत्तर आपका इसमें से सही है। तो इट इज द टेक्निक ऑफ स्टडिंग द ऑपरेशनल रिजल्ट्स, ठीक है। यूजिंग द प्रीवियस डेटा ऑफ अ बिजनेस, ट्रेंड एनालिसिस कैन बी ऑब्जर्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द सेलेक्टेड डेटा। ट्रेंड परसेंटेज इज द परसेंटेज रिलेशनशिप इन विच ईच आइटम ऑफ डिफरेंट ईयर्स बियर्स टू द सेम आइटम इन द बेस ईयर। बिल्कुल सही है, तो इसका आपका उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन है आपका आज का, या इस चैप्टर से फाइनल क्वेश्चन है। अगर शेयर कैपिटल फर्म का 20 लाख है, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रेस्पेक्टिवली है फॉर द लास्ट ईयर्स, पिछले 4 सालों में आपका शेयर कैपिटल 20, 25, 30, 40 ऐसे करके अगर है, तो आपको पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द ट्रेंड इन इंक्रीज इन शेयर कैपिटल ऑफ द फर्म। तो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 20 25%, 25 के बाद 25 से 30 हो गया दोस्त, तो देखना है तुमको 20 से 30 हो गया है।
ये बेस ले लोगे और इस बेस से आप करोगे तो आप देख लोगे ये वाला उत्तर आपके लिए सही होगा। एक 1.25, 1.5 एंड 2 ऐसे करके आपका इंक्रीज हुआ है। आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो बच्चा लोग हमने क्या किया, CUET के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 1 है या पार्ट 1 है उसको हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। जो उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं उसको डिस्कस कर लिया। तकरीबन 63 MCQs हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ें यहीं से आने वाली हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। डू द प्रिपरेशन इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैनर, करेक्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय।